राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य का यूनिट 3 का टॉपिक काव्य हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। काव्य हेतु का अर्थ है कि वह साधन या तत्व जिससे काव्य का सृजन किया जाता है। इसमें कहा गया है कि काव्य हेतु का अर्थ होता है कि वह साधन या तत्व जिससे काव्य का सृजन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो साधन कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं वे काव्य हेतु कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो भी साधन कवि को रचना करने के लिए सक्षम बनाते हैं उनको काव्य हेतु कहा जाता है। जिससे काव्य रचना संभव हो तो उसे काव्य हेतु कहेंगे। वे सारे साधन जिसके कारण कवि एक रचना को करने में सफल होता है वही काव्य हेतु कहलाता है। भामा कहते हैं कि भामा के अनुसार प्रतिभा नामक काव्य हेतु माना है। भामा ने प्रतिभा को एक प्रकार का काव्य हेतु माना है। दंडी ने भी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 प्रकार के काव्य हेतु माने हैं। प्रतिमा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। रुद्रट ने भी 3 प्रकार के काव्य हेतु स्वीकारे हैं। पहला शक्ति, जिसको प्रतिभा भी कह सकते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये रुद्रट ने 3 हेतु बताए हैं। वामन के अनुसार वामन ने भी 3 हेतु स्वीकार किए हैं। लोक, विद्या, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण को लक्षण तत्व भी कह सकते हैं, लक्षणत्व भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 6 हेतु बताए हैं। वामन ने लक्षणत्व के अंतर्गत 6 प्रकार के हेतु बताए हैं। यहाँ पे एक नोट है कि वामन ने प्रतिभा को एक मूल हेतु माना है। प्रतिभा को मूल हेतु माना है। वामन ने प्रतिभा को मूल हेतु माना है। राजशेखर कवि के अनुसार समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति, जिसको शक्ति या प्रतिभा हेतु का एकमात्र कारण है। समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति ही हेतु का एकमात्र कारण है, ऐसा राजशेखर कवि कहते हैं। मम्मट ने कहा है कि काव्य के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को आवश्यक माना है। मम्मट ने काव्य के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को आवश्यक माना है। यानी कि मम्मट ने 3 हेतु स्वीकार किए, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वाग्भट प्रतिभा काव्य का कारण है। वाग्भट कहते हैं कि प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति उसका विभूषण है और अभ्यास सर्जन को बढ़ाता है। तो वाग्भट ने भी तीन हेतु बताए हैं। पहला प्रतिभा जो कि ये काव्य का कारण है। जब हमारे अंदर प्रतिभा होगी तभी तो हम काव्य की रचना करेंगे। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 हेतु वाग्भट ने बताए हैं। हेमचंद कहते हैं कि प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा हेतु के संस्कार हैं। हेमचंद ने प्रतिभा को तो काव्य का हेतु बताया और व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का संस्कार कहा है। जयदेव कहते हैं कि श्रुत व्युत्पत्ति, जो श्रुत मतलब सुना हुआ, जिसके कारण जैसे पहले समय में जब पढ़ाई जो है करते थे तो वो सुनकर ही करते थे ना, कि आचार्य गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो गुरुवाणी के द्वारा जो है अपनी गुरु जो है मौखिक रूप से शिक्षा देता था, वो बोलता था और जो शिष्य होता था वो सुनकर उस ज्ञान को प्राप्त करता था। तो जयदेव कहते हैं कि श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। श्रुत और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। जगन्नाथ कहते हैं कि
जगन्नाथ कहते हैं कि काव्य लिखने का कारण केवल एकमात्र हेतु प्रतिभा है। जगन्नाथ प्रतिभा को एकमात्र हेतु बताते हैं। काव्य हेतु के प्रकार, तो काव्य हेतु के 3 प्रकार हो गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये सर्वमान्य है। काव्य हेतु के 3 प्रकार, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा हेतु, प्रतिभा हेतु क्या होता है देखते हैं। काव्य का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा होती है। काव्य का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा होती है। प्रतिभा को वामन ने जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है। जो जन्म से प्राप्त संस्कार है वह प्रतिभा है, ऐसा वामन ने कहा है। मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। प्रतिभा के 2 रूपों का उल्लेख राजशेखर कवि ने किया है। प्रतिभा के 2 रूपों का उल्लेख राजशेखर कवि करते हैं। पहला कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा भावयित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा क्या होते हैं? इसमें कवि की मदद करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा होती है। कवि की मदद करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा होती है। और भावयित्री प्रतिभा देखते हैं। सहृदय या भावक किसी काव्य से व उसके भाव से उत्पन्न प्रतिभा को भावयित्री कविता कहते हैं। कार्यत्री प्रतिभा के 3 रूप होते हैं, सहजा, आहार्य और औपदेशिक। सहजा, आहार्य और औपदेशिक। सहजा कार्यत्री प्रतिभा, यह प्रतिभा मनुष्य में जन्मजात व ईश्वर प्रदत्त होती है। जो सहजा कार्यत्री प्रतिभा है ये मनुष्य में जन्मजात होती है और ईश्वर प्रदत्त होती है। आहार्य कार्यत्री प्रतिभा इसे कवि अध्ययन के द्वारा प्राप्त करता है। जो आहार्य कार्यत्री प्रतिभा इसको अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। औपदेशिक कार्यत्री प्रतिभा यह तंत्र मंत्र साधनों से उत्पन्न होती है। रुद्रट भी प्रतिभा के 2 रूप बताते हैं। रुद्रट ने भी प्रतिभा के 2 रूप बताए हैं। पहला सहजा प्रतिभा और उत्पाद्य। सहजा को ये स्वाभाविक कहते हैं और उत्पाद्य है शास्त्र अध्ययन और अभ्यास और सत्संग के माध्यम से जो प्रतिभा उत्पन्न होती है उसको उत्पाद्य कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा हेतु है ये व्युत्पत्ति काव्य हेतु। ये दूसरा हेतु है। इसका अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता, जन्म देना और ज्ञान प्राप्त करना। भामा कहते हैं कि कला, छंद, व्याकरण, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक व्युत्पत्ति कहलाता है। क्या कहा इन्होंने कि कला, छंद, व्याकरण, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक व्युत्पत्ति कहलाता है। राजशेखर कवि कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति प्रतिभा का संस्कारक है। राजशेखर ने आगे कहा है कि व्युत्पत्ति प्रतिभा का संस्कारक है। अभ्यास काव्य हेतु इसका अर्थ है निरंतर प्रयास। अभ्यास का अर्थ होता है कि निरंतर प्रयास। ये काव्य का तीसरा हेतु है अभ्यास, जिसका अर्थ है निरंतर प्रयास। राजशेखर कहते हैं कि निरंतर प्रयास करने को अभ्यास कहते हैं। निरंतर प्रयास करने को अभ्यास कहते हैं। राजशेखर आगे कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से कवि की अभिव्यंजना, भाषा अभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता, माधुर्य आदि का संचार होता है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व माना है। प्रतिभा का पोषक तत्व माना है किसको? अभ्यास को। सभी आचार्य अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व मानते हैं। अभ्यास के बिना प्रतिभा कुंठित होकर नष्ट हो जाती है। क्या कहा गया है कि अभ्यास के बिना प्रतिभा कुंठित होकर नष्ट हो जाती है।
अब देखते हैं कि प्रतिभा को सॉरी प्रतिभा को अनिवार्य मानने वाले विद्वान हैं भामह, वामन, आनंदवर्धन, रुद्रट, मम्मट, जयदेव। ये विद्वान प्रतिभा को अनिवार्य मानने वाले विद्वान हैं। अब प्रतिभा व्युत्पत्ति व अभ्यास को अनिवार्य मानने वाले विद्वान हैं आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, रुद्रट और जयदेव। ये वाले विद्वान प्रतिभा व्युत्पत्ति व अभ्यास को अनिवार्य मानते हैं। इसके अलावा प्रतिभा काव्य का मुख्य हेतु है। व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा को ही बल देते हैं। कहा गया है कि जो प्रतिभा है वही काव्य का मुख्य हेतु है, और जबकि जो व्युत्पत्ति और अभ्यास है वो सिर्फ प्रतिभा को बल देते हैं। ऐसा मानने वाले विद्वान हैं हेमचंद्र, भागवत और जगन्नाथ। ये मानते हैं कि जो मुख्य हेतु तो प्रतिभा है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा को बल देते हैं। दंडी ने कहा है कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य का सृजन हो सकता है। ये दंडी कहते हैं कि दंडी का मानना है कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य का सृजन हो सकता है। प्रतिभा को हेतु नहीं मानते हैं। दंडी ने प्रतिभा को काव्य का हेतु नहीं माना है। एकमात्र कवि है जो प्रतिभा को काव्य का हेतु नहीं मानते हैं, वह दंडी है। श्रीपति ने काव्य हेतु के 6 रूप काव्य सरोज में बताए। काव्य सरोज श्रीपति की रचना है। इन्होंने अपनी रचना काव्य सरोज में काव्य हेतु के 6 रूप बताए हैं। 6 रूप कौन से हैं देखो: शक्ति, निपुणता, लोकमत, विपत्ति, अभ्यास और प्रतिभा। तो ये काव्य के 6 रूप श्रीपति बताते हैं: शक्ति, निपुणता, लोकमत, विपत्ति, अभ्यास और प्रतिभा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास को काव्य हेतु माना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये 3 काव्य हेतु माने हैं। प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। तो अगर पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को क्या कहा है, तो वह कहते हैं कि प्रतिभा अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखते हैं, कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है वह होती है प्रतिभा। तो इसका मतलब है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रतिभा को चेतना माना है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को चेतना मानते हैं। तो प्रतिभा को चेतना किसने माना है, ऐसा आता है तो कहेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को चेतना माना है और कहा है कि इसी से सब चलायमान है। यानी कि ये भी प्रतिभा को ही मुख्य हेतु मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी प्रतिभा को ही मुख्य हेतु मानते हैं और उसे चेतना कहते हैं। अब देखते हैं ये पाश्चात्य चिंतक हैं जॉनसन ने भी 3 काव्य हेतु माने हैं। जॉनसन ने तीन प्रकार के काव्य हेतु माने। एक प्रकृति प्रदत्त, यानी कि प्रतिभा हो गई वह प्रकृति प्रदत्त होती है। लोक ज्ञान जिससे व्युत्पत्ति होती है। जब रचनाकार के पास ज्ञान होता है तभी तो वह उस ज्ञान का इस्तेमाल करके ही काव्य की रचना करता है। और हो गया अभ्यास। तो जॉनसन ने भी 3 काव्य हेतु माने हैं। प्रकृति प्रदत्त, जिसको प्रतिभा भी कह सकते हैं, लोक ज्ञान, व्युत्पत्ति होती है जिसके कारण, और अभ्यास। क्रोचे कहते हैं कि प्रतिभा और अभ्यास का विशेष महत्व होता है। यानी कि क्रोचे प्रतिभा और अभ्यास को मुख्य काव्य हेतु मानते हैं। हॉरेसस, ये भी पश्चिमी विद्वान हैं ये सारे, इन्होंने भी प्रतिभा के साथ अभ्यास मुख्य हेतु है। ये कहते हैं कि प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास मुख्य हेतु है।
होरेसस ने, हम कह सकते हैं कि होरेसस ने प्रतिभा और अभ्यास को ही काव्य हेतु माना है। प्लेटो ने प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव नहीं है, ऐसा कहा है। प्लेटो ने कहा है कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव नहीं, यानी कि ये प्रेरणा को मुख्य हेतु मानते हैं। प्लेटो प्रेरणा को हेतु मुख्य हेतु मानते हैं। अरस्तु प्रतिभा जन्मजात होती है। अरस्तु का मानना है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, यानी कि अरस्तु भी प्रतिभा को ही मुख्य हेतु मानते हैं। निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि जो काव्य का जो प्रमुख हेतु है वो प्रतिभा है। प्रतिभा ही काव्य का प्रमुख हेतु है। इसके अलावा उत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य हेतु होते हैं, प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। वीडियो के PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।